चलिए जी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आगे का मंच आप संभाल लीजिए। मैं तब तक हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आकाश जी को फोन लगाती हूँ। जी सबको सादर प्रणाम। ओम। अभी आदरणीय आकाश चौरसिया जी नहीं जुड़े क्या? आज ओम ओम जी, आज हमारे दैनिक उपहार कार्यक्रम का 680वां दिन है। आज के हमारे आदरणीय बहन रजनी पाल जी, जो वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर योग प्राणायाम आसन व्यायाम कराए। हम सब ने उसका आनंद लिया। और अब आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय आकाश चौरसिया जी, जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है अपनी इस कम उम्र में। और प्राकृतिक जैविक खेती के क्षेत्र में, 5 लेयर खेती के क्षेत्र में आपने बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। और आप बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है देश विदेश में कर रहे हैं विभिन्न जगह। और किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज लेकर के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आएंगे, आदरणीय आकाश चौरसिया जी, जो पूर्व पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी थे। उनके बाद जो है मुझे परम पूज्य स्वामी जी ने दायित्व दिया है और वह लगातार प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी सहित कई वहाँ किसान उनसे प्रशिक्षण ले चुके हैं और वो आज हमारे सबके बीच में होंगे। तो अपने अपने किसानों को जरूर जोड़ लें, अपने मित्रों को इस कार्यक्रम में जोड़ लें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। जी कुछ मेहरा जी। दादू उंगली क्या कर रहे हैं? उंगली दादू उंगली, हाँ ये क्या कर रहे हैं उंगली? मेहरा जी कुछ कहना चाहते हैं जी। बड़े हमारे बीच में हमारे बीच में आदरणीय आकाश चौरसिया जी आज के चीफ गेस्ट जुड़ गए हैं। जी रंजना जी। अभी शायद दिख नहीं रहे, नहीं जुड़े, अभी नहीं जुड़े हैं। और यह इनके इनके बारे में रमेश चंद्र मेहरा जी जो प्रशिक्षण लेके आए हैं, भगवान दास कुशवाहा जी भी लेके आए थे, सदन में हैं, उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आकाश चौरसिया के बारे में आपने क्या अनुभव देखा है, वहाँ क्या प्रशिक्षण लिया है, तो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, तब तक वो जोड़ते हैं। जुड़ गए जी। हो सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। पिछले वर्ष मैं यहाँ से 30 किसानों को लेकर के आकाश चौरसिया जी के फार्म पे गया था। हमारे यहाँ पर जो युक्ति सेवा एनजीओ चल रहा है, एपीओ है, उसके माध्यम से नाबार्ड ने 30 किसानों को प्रशिक्षण के लिए वहां भेजा था। उसमें मैं और हमारे क्षेत्र की कुछ महिलाएं और पुरुष 30 लोग वहां गए थे। 3 दिन का हमने वहां पर प्रशिक्षण लिया। 3 दिन के प्रशिक्षण में आदरणीय आकाश जी ने हमको वहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल
दोनों का अभ्यास कराया। और हमने वहां पर देखा कि आकाश जी किस तरह से सुबह से ही अपने काम में लग जाते हैं। और वो शायद फरवरी का महीना था, उस समय उन्होंने अपने हल्दी निकाल रहे थे। तो हल्दी को हमने देखा कि एक एक हल्दी जो है, गांठ जो है, लगभग 800 से लेकर के 1000 ग्राम तक की हल्दी की गांठ निकल रही थी, ताजी, बहुत। और हम लोगों ने उसको वहीं पर तौला और देखा इतनी बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई कि किस तरह से हमने जो है इसको लगाया है। और उसी पर इसके पहले वो 3 फसल और भी ले चुके थे, सब्जी भाजी की फसल ले चुके थे, कुंदरू वहां पर लगी हुई थी, और पपीता भी। तो इस तरह से उन्होंने हमको ये सब करके बताया, समझाया। परंतु होता क्या है कि हम भी प्रशिक्षण लेकर के आए और हम उसको कर नहीं पाए। उसका कारण है कि वो जो उसमें जो बांस लगते हैं, उनकी उपलब्धता ज्यादा महंगी वो पड़ रही है, इसलिए वो हो नहीं पाया और उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वो नहीं हो पाया। परंतु वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। सतत डेवलपमेंट का जो है वो अवधारणा है, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि जो हम हमारे बीच में हमारे बीच में आदरणीय चौरसिया जी आ गए हैं। आकाश चौरसिया आ गए हैं, उनका हम सब तालियां बजा करके स्वागत करें। आदरणीय आकाश चौरसिया जी हमारे पतंजलि परिवार ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे बड़े भाई जो इस देश में ही नहीं, इस देश के साथ विदेश में भी अपनी ख्याति और किसानों के लिए विशेषकर हमारे परम पूज्य स्वामी जी के लाडले आकाश चौरसिया जी सदन में उपस्थित हो गए हैं। रंजना जी आप उपस्थित हैं? जी ओम सर। हाँ जी। आदरणीय रंजना जी, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय आकाश चौरसिया जी जुड़ गए हैं, तो उनको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज 680वां दिन है इस योगा कार्यक्रम में, और आपका बहुत अमूल्य समय है चौरसिया जी का, तो जरूर हम सबको वो अपना मार्गदर्शन देंगे। आप सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी 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 हाँ, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री आकाश चौरसिया जी, जिला सागर मध्य प्रदेश, भारत सरकार से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक, और विषय उनका प्राकृतिक जैविक 5 लेयर खेती पर उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने वाले आज के हमारे आकाश चौरसिया जी, एक्सपर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनर, फार्मर, और उनके अवार्ड तो बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट। तो मैं उनके कुछ अवार्ड बताना चाहती हूँ। 2016 में नेशनल एग्री इंटरनेटर अवार्ड दिल्ली में मिला है। पतंजलि कृषि गौरव नेशनल अवार्ड योगपीठ हरिद्वार से सम्मानित। कृषि भूषण नेशनल अवार्ड भोपाल मध्य प्रदेश से सम्मानित। 2017 में यंग एक्चूनर नेशनल अवार्ड न्यू दिल्ली से सम्मानित। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री युवा नेशनल अवार्ड दिल्ली से सम्मानित। और ग्राम युवा नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित। और धरती मित्र नेशनल ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड से सम्मानित। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सनल अवार्ड नागपुर महाराष्ट्र से सम्मानित। सत्य ICAR प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड दिल्ली। ऐसे हमारे उनके तो बहुत सारे अवार्ड है कि आज हम उनसे ही
सुनते हैं और उनको हम इस मंच पर पतंजलि योगा हर मंच पर आदर स्थित सरकार के साथ आमंत्रित करते। आदरणीय आकाश चौरसिया जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। और आपका कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया सर। घुमा लेना है, सीधा करना है आकाशी, इसको आप सीधे आ जाए। अभी आपका चेहरा तिरछा आ रहा है आपकी फोटो। जी जी हाँ, इसी प्रकार से जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आ गया, धन्यवाद ठीक आ गया। और अभिनंदन। और सदन को बताना चाहता हूँ कि पद्मश्री में भी आपका चयन प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष जो है किसी कारणवश रह गए थे। अगला जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। विनय कहाँ है वो? टेबल लेके आना है, एक मिनट रुको। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। जी आ रही है। हाँ, तो बातचीत को शुरू करते हैं। आप सभी योग साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस 680वां जो आपका जैविक आहार दिवस है, इसके लिए मैं काफी उत्साहित सा, काफी समय से हमारे रमेश मेहरा जी काफी समय से इस विषय के बारे में उन्होंने चर्चा की है और शायद वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और जी जी ओम ओम सभी मैं योग साधकों को प्रणाम करता हूँ। सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उपस्थिति और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा जैसा कि नाम बताया, मेरा नाम आकाश चौरसिया है और मैं सागर जिले की धरती से हूँ। और पिछले 15 सालों से भोजन शैली पर कार्य कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे भोजन तो कोई फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीज नहीं है। वो खेतों के पास ही हमें जाना पड़ता है और खेती बाड़ी के माध्यम से ही ये पूर्ण होती है। तो इस प्रक्रिया को विगत 15 सालों से मैं कर रहा हूँ। और इन 15 सालों के जो हमारे अनुभव हैं खान पान को लेकर और खेती को लेकर, वो आपके सामने कुछ 30-40 मिनटों में साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक प्रकृति का एक अनोखा विज्ञान है। और इस अनोखे विज्ञान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मन से, मन की शुद्धि और हमारे शरीर की शुद्धि कैसे की जा सकती है उसके लिए इतना बड़ा पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया और निरंतर लोगों के दिमाग में और घरों में पहुंचकर उन्होंने मन को कैसे शुद्ध रखा जाए उस विषय पर इतना बड़ा मुहिम छेड़ा। और लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है, परंतु तन की शुद्धि के लिए और मतलब शरीर के बल के लिए हमें आहार की जरूरत पड़ती है। तो जैसे योग हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आहार उतना ही महत्वपूर्ण मतलब रोल प्ले करता है। और इस विषय पर हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। और इसके बगैर हम 2 मिनट भी जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आप सबको ये कहना है, जो मैंने 15 सालों में खेती बाड़ी से जुड़ के प्रकृति का अध्ययन करके समझा है, सीखा है, अनुभव लिए हैं, उसमें मुझे मोटी बात ये समझ में आई है कि हमें कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा जो इस आधुनिक वातावरण में या आधुनिक दौर में उन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा है। सो मुख्य रूप से अगर हम ये देखें कि खान पान हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करता है, तो इस बात को हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम लोगों को समझाते हैं, आपको भी वो उदाहरण देना चाहते हैं। सो जैसे कि बचपन से मैंने एक कहावत सुनी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसे होगा तन। और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होके मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसान बन गया। उसके पीछे का मुख्य कारण यही था क्योंकि ये बातें मुझे प्रेरित किया और इन बातों ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि हम डॉक्टर बन के बीमारी को ठीक करेंगे पर बीमार होने के कारण को ठीक नहीं करेंगे। तो बीमार होने का कारण
हमारा खान पान है। और ये हमारे बुंदेलखंड से निकली कहावत भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने दिशा अंकित की हुई है कि खान पान ही हमारे जीवन का आधार है और स्वस्थ जीवन की पूंजी भी है। तो बचपन में जब हम काफी छोटे हुआ करते थे, करीब 7-8 साल की उम्र हुआ करती होगी, और उस समय पे हमारे गांव में एक पड़ोस के पास में एक टू व्हीलर आई हुई थी। और टू व्हीलर उस जमाने में लगभग 2002 की ये बात है, तो लगभग 21 साल पुरानी बात होने को जा रही है। तो उस समय पे हमारे गांव में वो पहली बाइक थी जिन्होंने खरीदी हुई थी। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर गांव में कोई व्यक्ति के पास ऐसी चीज आ जाए जो किसी और के पास ना हो, तो वो व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से वो गांव में पहली बाइक थी और सब आकर्षण का केंद्र बना हुआ था वो व्यक्ति। तो जब भी वो घर से निकला करते थे अपने, तो उनके परिवार के लोग कहते थे कि फला फला पेट्रोल पंप पे तेल नहीं भराना। तो इसके पीछे का मकसद यही था, जितना मुझे उस समय पे समझ में आया, कि पेट्रोल पंप पे तेल भराने का मना इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि उनके पेट्रोल पंप वाले से कोई झगड़ा हो, कोई बुराई हो। इस तरह का गांव में पहले काफी चलता था, अभी भी चलता है। तो अक्सर जो है ना, हमारी अगर किसी से कोई बातचीत इस तरह से है तो हम फिर उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक स्वभाव था। तो मैंने सोचा कि ये शायद इसलिए कह रहे होंगे कि इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा। लेकिन हम ये बात करीब करीब बचपन में 3-4 बार सुन चुके थे। लेकिन जब हम अस्पतालों में लगातार गए और वहां पर हमने लोगों की बिगड़ती हालत और उनके मंजर को देखा, तब ये बात मुझे वहां पर कनेक्ट हो गई। और उस समय मुझे याद आया कि ये पेट्रोल पंप पे तेल भराने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि किसी ने ये कह दिया था उनको कि वो पेट्रोल पंप वाला जिससे आप तेल भराते हो वो तेल में मिलावट करता है। और उस समय सोचिए, 21 साल पहले गाड़ी की कीमत करीब 25 से 26 हजार रुपए के आसपास हुआ करती थी। उस समय 25 से 26 हजार रुपए की कीमत की गाड़ी के लिए हम पेट्रोल पंप पे तेल इसलिए नहीं भराते थे क्योंकि हमें ये शक था कि वो तेल में मिलावट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का इंजन जो 20 से 25 हजार रुपए की कीमत का होता है, जिसे हम 20 से 25 हजार में खरीद भी सकते हैं, और हम रोज आए दिन कई ठो गाड़ियां बना रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये एक ही बार इंसान का बनता है, और ना ही इसे हम बार बार बना सकते हैं और ना ही हम किसी से खरीद सकते हैं। तो जब वो गाड़ी वाला इतनी चिंता करता था गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए कि गलत फ्यूल ना चला जाए, अगर मिलावटी तेल गाड़ी में चला गया तो उसका इंजन जल्दी बैठ जाएगा, ये उसको डर था। तो एक छोटी सी बात, मतलब हम किस लेवल तक उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में गलत फ्यूल गया तो निश्चित तौर पे हमारी गाड़ी मिस्त्री मांगेगी, इंजन खराब हो जाएगा। और अब सीधी बात हमारे जीवन से भी कनेक्ट होती है। ये भी हमारी एक गाड़ी है जो कुदरत ने बनाई हुई है, और इसमें हमें क्या फ्यूल डालना चाहिए, कौन सा तेल डालना चाहिए, क्या खान पान डालना चाहिए, अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये इंजन हमारा जल्दी बैठ जाएगा। कभी लीवर बैठ जाएगा, तो जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, कभी क्लिच वायर बैठ गया, कभी ठीक है चैन स्पॉकेट बैठ गया, तो कभी वायरिंग कट गया, तो कभी कुछ हो गया, तो कभी कुछ हो गया। तो ऐसे ही हमारा ये भी इंजन है, अगर इसमें भी हमने गलत फ्यूल डाला तो कभी लीवर खराब हो जाएगा, कभी हार्ट खराब हो जाएगा, तो कभी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो कभी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण योग से ही संभव है, वैसे ही जो है ना अच्छे आहार से एक बलशाली शरीर और एक स्वस्थ शरीर संभव है। तो इसके लिए हम निरंतर 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे शुद्ध आहार जो है ना मनुष्य की थाली तक पहुंचाएं और उसका सेवन करके हम अच्छा फ्यूल डालें ताकि हमारी गाड़ी अच्छा माइलेज दे। तो ये सब बातों से हमारी खेती बाड़ी की प्रक्रिया चालू हुई। बहुत थोड़ी जमीन से हमने शुरुआत करी, 10 डिसमिल भूमि से। आज लगभग 70,000 एकड़ भूमि पर विषमुक्त मुक्त गो आधारित कृषि का कार्य सफलतापूर्वक हम पूरे देश और दुनिया में करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 15 सालों में जो मैंने सीखा है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से बात यह है कि खान पान पे हमने पिछले 60-70 सालों से कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने कुछ खान पान की ऐसी रेसिपी बनाई हुई थी जिन रेसिपीज पर हम सुबह का अल्पाहार, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन करके हम
हमें ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम क्या डाइटिंग प्लान करें, हमें अपने शरीर के मुताबिक क्या खान पान लेना चाहिए। इन पिछले 70 सालों में क्या हुआ ऐसा कि मतलब इतना सिस्टम बिगड़ गया कि बीमारियों की लाइन लगी हुई है। आए दिन हम देखते हैं कि किसी ना किसी परिवार में कोई को कैंसर हो रहा है, किसी ना किसी परिवार में किसी ना किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी ना किसी परिवार में किसी ना किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का अस्थमा हो रहा है, तो किसी का मतलब तमाम सारी चीजें जो है ना आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। और स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा हिंदुस्तान में अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार हमारी जनरेशन कमजोर होती जा रही है। और जनरेशन, कभी हमारे पूर्वज इतने बलशाली हुआ करते थे, महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर आचार्य चाणक्य से लेकर तमाम ऐसे हमारे पूर्वज रहे जिनके जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो आपकी ताकत से 10 गुना ताकत उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। और इसी भारतवर्ष की भूमि पे वो रहे हैं, इसी भारतवर्ष की भूमि की मिट्टी से उगा हुआ अन्न उन्होंने खाया है, इसी मिट्टी का पानी उन्होंने पिया हुआ है। तब वो इतने बलशाली क्यों हुआ करते थे और आज हमारा जीवन इतना कमजोर क्यों हो गया है। आज हम देखते हैं जब हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं या छोटे भी शहरों में जाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, तो 25-25 किलो का जो वजन होता है उसके लिए एक 25 साल का नौजवान कुली करता है। और मुझे कुली देखकर ये बात याद आती है कि इंसान कितना कमजोर हो चुका। हमारे पूर्वज तो 500 किलो का वजन ऐसे ही उठा के चला करते थे। आज की हालत ये है कि हम 25 किलो के लिए कुली का तलाश करते हैं। सो बेसिक बात ये है कि आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमने अपने बच्चों को अस्पताल में पैदा करना चालू कर दिया। और बहुत सारी विकृतियां तो अब एडवांस वर्जन में आ चुकी हैं कि बच्चे अस्पताल में पैदा होकर वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। और कई बच्चे तो कम उम्र में पैदा हो रहे हैं और कई तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे जीवन में आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने खान पान में इन 70 सालों में भयानक तरीके से परिवर्तन किया है। और इसका प्रमाण बिगड़ती इंसान की सेहत, बढ़ती जा रही लगातार बीमारियां, अस्पतालों की बढ़ती संख्या कई रूपों में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम इस बात को साइंटिफिकली देखें तो WHO की हम रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं जो दुनिया साइंस को मानती है। उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जो है ना भोजन की जो गुणवत्ता है वो एक दशक में 50% के आसपास गिर गई है। और ऐसी कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्टें हैं जिनका मैंने स्टडी किया है। उन्होंने कहा है कि आप 0.25 ml पर डे जहर, स्लो पॉइजन अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने शरीर को डेली बेसिस पे पॉइजन दे रहे हैं। और इस पॉइजन से निश्चित तौर पे हमारी शरीर कमजोर भी होता है और बीमार भी होता है। तो यहाँ पर मैंने दो बातें कही, कमजोर होना और बीमार होना, ये दोनों अलग अलग चीजों से हो रहा है। कमजोर होना हो रहा है हम अपने बीजों में परिवर्तन कर रहे हैं इसके कारण। बीमार हो रहा है इसलिए क्योंकि हम रोज अपने भोजन में, अपने पानी में, अपने दूध में या अन्य संसाधनों से हम डेली थोड़ा थोड़ा जहर ले रहे हैं। तो दोनों चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। और इस सुधार की प्रक्रिया में हमें खेतों के पास जाना पड़ेगा और खेतों से हमें सीखना पड़ेगा कि कुदरत हमें कैसे अन्न पैदा करके देती है और उससे हम कैसे अन्न अपने शरीर में डाल सकते हैं। तो इन बातों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात समझना पड़ेगी कि हमने 70 सालों में गड़बड़ क्या किया है। तो मित्रों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आचार्य बागभट्ट का आपने नाम सुना होगा, जो खान पान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार उनका जिक्र कर चुके हैं। तो आचार्य बागभट्ट हमेशा कहते थे कि अगर आपको 100 साल तक बिना बीमार हुए जीना है तो कुदरत ने जैसा भोजन आपको दिया है वैसा ही आप अपने शरीर में डालिए। तो कुल मिला के इनकी अगर बात पर अध्ययन किया जाए और गहराई से इस बात को समझा जाए तो आज हमने उस बात से और आज के में जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। हम कोई भी फूड को डायरेक्टली कुदरत से जैसा देती है वैसा हम लेते ही नहीं है। हर फूड को हम पैकेट फूड में बदल दिए, प्रोसेस फूड में बदल दिए, पैकेजिंग में ले लिए और बॉइलिंग हीटिंग प्रोसेस में उसको हमने ला लिया। तो कुल मिला के हमने बहुत बड़ी चेन में परिवर्तन किया हुआ है। और इस चेन को पूरा हम समझते हैं शुरू से लेके अंत तक तो आपको इस बात का और इस आज के कार्यक्रम का जो सार है वो निकल के सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमने परिवर्तन किया है मिट्टी में। मिट्टी एक ऐसी कला है या एक ऐसी विद्या है या ऐसा गुण है या ऐसा चमत्कार है, अगर हम इन सारी बातों को भी कहें तो कोई बुराई नहीं है। ये सारी बातें
सिद्ध होती हैं जब हम मिट्टी के पास जाते हैं। मिट्टी के पास एक ऐसा कुदरती विज्ञान है कि मिट्टी में कोई खुशबू नहीं आती, लेकिन गुलाब की कलम लगाइए तो उसमें से खुशबू निकल आती है। मिट्टी में कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन आप जो है ना सरसों का एक बीज डाल दीजिए तो उससे जो तेल निकलता है वो कड़वा होता है। मिट्टी में कोई मिठास नहीं है, लेकिन आप गन्ने का पौधा लगा दीजिए तो उसमें से शक्कर और गुड़ निकल आती है और दुनिया को मिठास देती है। तमाम तरह की चीजें आप उसमें लगा दीजिए तो तमाम तरह की गुणवत्ता और तमाम अलग अलग तरीके के गुण मिट्टी निकाल के आपको देती है। अब ये मिट्टी में लगातार हम 70 सालों से रासायनिक खाद और दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा तो विज्ञान ये कहता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा तो जो भी आप उसमें बीज डाल रहे हैं, निश्चित तौर पे उस पौधे का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी जड़ जो है ना मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। जैसे बच्चे की जो जड़ होती है वो माँ के दूध से और माँ के शरीर से जुड़ी हुई होती है। तो अगर गर्भावस्था में शिशु अगर माँ के गर्भ में है तो माँ जो भोजन लेती है, जो जिस तरीके का खान पान करती है, उसका डायरेक्टली असर जो है ना उसके बच्चे पर पड़ता है। तो ये मतलब समझने में कठिनाई नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम बीज जब मिट्टी के गर्भ में डालते हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य जैसा होगा उसका ही स्वास्थ्य का असर जो है ना उसके पौधे पर पड़ेगा। तो पौधे बीमार हुए, पौधे बीमार हुए तो हमने दवाइयों का स्प्रे करना चालू किया। और जब हम बीमार पौधों पर रासायनिक दवाइयां और स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर उसी का अनाज अब हमें खाना है, तो हमारे जीवन पर उसका असर पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हमें मनुष्य के जीवन में बीमारी नहीं चाहिए तो सबसे पहले नंबर हमें सुधार करना पड़ेगा कि पौधे के जीवन में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर हमें पौधे के भी जीवन में कोई बीमारी नहीं चाहिए तो हमें फिर मिट्टी के पास जाना पड़ेगा। मिट्टी में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अब मिट्टी एक ऐसी चीज है जो बोलती नहीं है, जो दिखती नहीं है, जो कहती नहीं है, जो सुनती नहीं है, मतलब आप उसे देख के नहीं समझ सकते कि इसको क्या बीमारी है। तो इस पर हमने लगातार 15 साल तक अध्ययन किया और 15 साल अध्ययन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि मिट्टी का स्वास्थ्य भारत की भूमि का बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और अगर हमारे जीवन रहते रहते, अगर ये उम्र रहते रहते अगर हमने मिट्टी का सुधार कर लिया, मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा कर लिया, तो यही इस सदी का बहुत बड़ा कार्य होगा। तो सबसे पहले नंबर हमें अगर भोजन की पूरी प्रक्रिया में स्वस्थ आहार लेना है और अच्छा पोटेंशियल लेना है, एनर्जी लेनी है हमें फूड से, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके स्वास्थ्य को लेकर और इसके सुधार को लेकर जो हमने कार्य किया है, और उसमें सबसे पहले हमने पाया है कि मिट्टी का जो कार्बन है, जिससे मिट्टी की मतलब जैसे हमारे शरीर में जो है ना ब्लड होता है, अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो तो डॉक्टर कहते हैं भाई ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इसका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, इसको ब्लड की कमी है और पूरे नर्वस सिस्टम में ब्लड नहीं सप्लाई हो पा रहा। तो ब्लड की कमी होने से व्यक्ति कमजोर होता है और इसकी मौत भी हो सकती है। तो करने से हाथ खड़े कर सकती है, तो उसका जो कार्बन होता है वो ब्लड की तरह काम कर। तो आज हमारे भारतवर्ष की भूमि का एवरेज कार्बन, हमने पूरे हिंदुस्तान की जमीनों का सॉइल रिपोर्ट देखा है, एवरेज 0.5% से लेकर 0.75% बचा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। एवरेज हमारा कार्बन कम से कम 2 से 5% होना चाहिए। ये एक अच्छा कार्बन होता है और इस कार्बन में मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया होता है और मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो मिट्टी के कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें गौवंश आधारित खेती पर लौटना पड़ेगा। हमें गाय पालना पड़ेगी, हमें गोबर लेना पड़ेगा और गोबर को कंपोस्ट करके खेतों में डालना पड़ेगा, जिससे हमारा कार्बन बढ़े और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरे। और भी इसके कई सारे उपाय हैं। हम जितना भी हमारे पास बायोमास होता है, कचरा होता है, उसकी भी हम कंपोस्ट बना के मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। या फिर हम कोल पाउडर तरीके के जो हमारा लकड़ी का जला हुआ कोयला होता है उसको भी डालकर हम मिट्टी का कार्बन बढ़ा सकते हैं। या फिर हम हरी खाद जैसे सन, ढैंचा, उड़द, मूंग, इस तरह की जो फसलें होती हैं उनको खेतों में लगा के 40 दिन के बाद में उसको खेत में ही पलट के भी मिट्टी का कार्बन बढ़ा सकते हैं, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं।
फिर आता है दूसरे नंबर पर मिट्टी में संतुलित और संपूर्ण आहार देना। समझिए इस बात को, अगर मिट्टी का कार्बन अच्छा हो गया, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, लेकिन मिट्टी को जो भोजन चाहिए, जो तत्व चाहिए, अगर वो इनकम्प्लीट होंगे, तो वो इनकम्प्लीट तत्व जो है ना हमारे पौधे में आ जाएंगे, और वो पौधे में एक डिफिशियंसी के रूप में, तत्वों की कमी के रूप में आएंगे, और वो तत्वों की कमी जब फल के रूप में कन्वर्ट होगी, तो वो तत्व अनन्यूट्रिशनल फल हो जाएगा। मतलब उससे जो फल बनेंगे, जो अनाज पैदा होगा, वो अनन्यूट्रिशनल होगा, और अनन्यूट्रिशनल फूड जब हम अपने पेट में डालेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे पेट में बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, और उन कमियों के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो हमें दूसरे पॉइंट पर काम करना है, वो है मिट्टी के स्वास्थ्य के बाद मिट्टी का संतुलित और संपूर्ण आहार। तो इस पे बहुत गहरा अध्ययन चाहिए, और जितना मैंने अभी अध्ययन किया है, तो इसमें मुझे समझ में आया है, हमारे देश के वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटियां इस पे अध्ययन करती हैं, और वो बताती हैं कि पौधे को 16 तरह के तत्व चाहिए, उसमें कुछ मेजर तत्व चाहिए, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। और मेरा जहां तक ऐसा मानना है, क्योंकि विज्ञान अभी निरंतर खोज में है कि कितने तरह के तत्वों की पौधे को आवश्यकता होती है, तो लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, और मुझे लगता है जब तक हमारा जीवन खत्म होगा, तब तक वैज्ञानिक 30 से ज्यादा तत्वों को निकाल के हमारे सामने रख देंगे। तो ये एक विज्ञान और रिसर्च का विषय है जो निरंतर होती रहना चाहिए, परंतु पौधे को एक संतुलित आहार देना है, तो हमें प्रकृति की व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और इस व्यवस्था में जो कुदरत ने मिट्टी से उठाया है, उससे कुदरत ने पौधे की जड़ बनाई है, पौधा बनाया, तना बनाया, फूल बनाई, पत्ती बनाई, फल बनाए। तो इसका मतलब यह है कि पौधे ने सारे तत्व मिट्टी से उठाए हैं, और पत्ती के रूप में, तने के रूप में, फल के रूप में, और अनाज के रूप में पौधे में आए हुए हैं। अब वो अनाज जब हम खाते हैं, तो उसका जो वेस्ट है, वो हम घर में अपना वेस्ट करके नाली में बहा देते हैं। और जो हमारा तना होता है, तने का हम जो है कई लोग तो गायों को ठीक है फॉडर के रूप में देते हैं, बाकी कई राज्यों में तो मैंने देखा है कि वो आग लगा देते हैं, और जड़ तो हम मिट्टी में आग लगाने से भी डिस्पोज कर देते हैं। सो कुल मिला के इन तीनों तरीके से मिट्टी से जो उठाया गया है, वो वापस मिट्टी में नहीं जा रहा है। हमारी जो कुदरती पहले खेती की व्यवस्था थी, उसमें रिसाइकलिंग व्यवस्था थी, जिसमें हमें कोई अलग से खाद नहीं, कोई अलग से दवाइयां नहीं, कोई अलग से न्यूट्रिशनल डाइट नहीं, कोई अलग से जीवाणु नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था हमें नहीं करनी पड़ती थी। कारण क्योंकि रिसाइकिल होता था सब कुछ। हमने जो खाया, वो हमने सुबह में 4 बजे जाके अपने खेत में ही वापस जाके डिस्पोज कर दिया। जो तने के रूप में पौधे ने तत्व उठाए ऊपर से, वो हमने गायों के लिए फॉडर के रूप में दिया, गायों ने गोबर बनाया, गोबर हमने खेत में डाल दिया, वापस रिसाइकिल हो गया। फिर तत्व जो जड़ों के रूप में आए पौधे में, वो जाके हमने खेत में ही पलट दिए। तो पौधे ने मिट्टी से जो जो तत्व उठाए थे, वो सारे तत्व हमारे वेस्ट के रूप में, गाय के वेस्ट के रूप में, और जड़ों के रूप में वापस मिट्टी को मिल गए। मतलब वो सारे तत्व मिट्टी में मिलने के बाद अब हम वापस जो है ना फिर नया प्लांट सृजन कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग मेथड से हमारे पूर्वज खेती किया करते थे, और उन्हें कोई बाहर से खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परंतु आज हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि गाय हमने पालना बंद कर दिया है। देश में 3 करोड़ के आसपास गौवंश बचा हुआ है, और 150 करोड़ की आबादी है। अगर हम 150 करोड़ की आबादी के लिए मिट्टी को अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट देने की बात करें, तो 300 करोड़ गौवंश का गोबर हमारे भारत की भूमि पर गिरना चाहिए, तब जाके हमारी खेती समृद्ध होगी, और मिट्टी को सभी तरह के पोषक तत्व मिलेंगे। तो पोषक तत्व देने के लिए हमने कुछ 5 तरह के फार्मूले अभी तैयार किए हैं, जिनसे हम मिट्टी को संतुलित और संपूर्ण आहार दे सकते हैं। मतलब सभी तरह के पोषक तत्व दे सकते हैं, जो हम रिसाइकलिंग विधि से अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो मिट्टी को ज्यादा मात्रा में फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फिर पोटाशियम की आवश्यकता होती है, और फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 5 तरह के हमने खाद के फार्मूले बनाए हैं, जिन से हम मिट्टी की जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, जहां पर हम मिट्टी को फुल भोजन देते हैं, सभी तरह के पोषक तत्व कुदरती तरीके से उपलब्ध करवाते हैं, और उससे पौधे में वो सारे तत्व आते हैं जो पौधे की आवश्यकता है और जो हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरा हमें सुधार करना पड़ेगा इंडिजीनियस सीड्स पर, देसी बीजों पर। कारण क्योंकि
अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दे लिए, मिट्टी को संपूर्ण और संतुलित आहार दे दिया, और अगर हमने उसमें हाइब्रिड बीज लगाया और उससे अनाज पैदा किया, तो हाइब्रिड बीज हमारे लिए ताकत नहीं दे पाएगा। क्योंकि इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। कुदरत ने जब हमको बनाया, जैसे उदाहरण के तौर पर मोबाइल कंपनी एक मोबाइल बनाती है और वही तय करती है कि ये मोबाइल किस पिन से चार्ज होगा, क्योंकि वो मोबाइल उस कंपनी ने बनाया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जो मैन्युफैक्चरर होता है वही बताता है ये चलेगी कैसे। तो ये जो हमारी डिवाइस है, हमारा जो शरीर है, ये हमने नहीं बनाया है। अगर इसको हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम इस पे कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें लगता है कि हमारा शरीर हमारे कार्यक्रमों से चल रहा है या हम इसको चला रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे हाथ में नहीं है। अगर होती तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने हाथ पैर बना लेते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक हम अपना दिमाग बना लेते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना चेहरा बना लेते। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं था, ये कुदरत के हाथ में था, और कुदरत ने जैसा हमें बनाया वैसा हम हैं। तो इसका मतलब ये है, सीधी सीधी सी बात है, कि हमारा जो शरीर का मैन्युफैक्चरिंग है ये कुदरत ने किया है। और यह कैसे चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी कुदरत ने डिसाइड किया है। कुदरत ने हमारे खाने के लिए ऋतु के अनुसार फल बनाए, सब्जियां बनाई, मिलेट्स बनाए, अनाज बनाए, अलग अलग चीजें बनाई, और उनमें वो गुण दिए जो इंसान की सेहत के लिए आवश्यक हैं। आंवले में वो गुण दिए जो आपके शरीर को चाहिए, नींबू में वो गुण दिए कुदरत ने जो आपके शरीर को चाहिए, गेहूं में वो गुण दिए जो आपके शरीर को चाहिए, मिलेट्स में वो गुण दिए जो आपके शरीर को चाहिए, लौकी में वो गुण दिए जो आपके शरीर को चाहिए। तो तकलीफ कहाँ है फिर? लौकी तो हम खा ही रहे हैं, अनाज तो हम खा ही रहे हैं, आंवला हम खा ही रहे हैं, नींबू निचो के हम पी रहे हैं। तो परिवर्तन हमने यहाँ पे किया है कि हमने सीड्स को हाइब्रिड कर दिया। और जब हम किसी भी बीज में संकरीकरण की प्रोसेस करते हैं, तो उसके ओरिजिनल दो गुणों को किसी ओरिजिनल दो गुणों से मिलाते हैं, और जब दो और दो गुण आपस में मिलते हैं तो दो गुण हट जाते हैं और दो नए गुण आ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हाइब्रिड बीज बनते हैं, और हाइब्रिड बीज जब बनते हैं तो ओरिजिनल जो गुण होता है सब्जी का, अनाज का, फूल का, फल का, या जिसका भी हम हाइब्रिड बनाते हैं, उसके ओरिजिनल गुण हट जाते हैं। और ओरिजिनल गुण ऐसे लगातार हम किसी वैरायटी को 10-10 बार, 12 बार क्रॉस करते हैं, और इन 12 बार, 15 बार क्रॉसिंग की प्रक्रिया में कुदरत ने जो गुण लौकी को दिए थे वो गुण हट जाते हैं, और फिर वो लौकी, वो जो काम के लिए कुदरत ने हमारे शरीर के लिए, हमारी व्याधियों को दूर करने के लिए बनाई थी, वो गुण हमें नहीं मिल पाते हैं। फिर हम कितना भी लौकी का जूस पी लें तो हमारा हार्ट अटैक नहीं रुकता, फिर हम कितनी भी हल्दी खा लें तो हमारे एंटीबायोटिक हमें लेनी ही पड़ती है। तो कुल मिला के खान पान के बदलाव की प्रक्रिया में तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे देसी बीज। हमें वापस कुदरती बीजों पर लौटना पड़ेगा जो कुदरत ने हमारे लिए बनाए हुए थे। तो कुल मिला के बात यह है कि देसी बीजों में वो ताकत है जो ताकत महाराणा प्रताप में थी। देसी बीजों से वो हमें एनर्जी मिलेगी जो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज में थी। तो कुल मिला के देसी बीज हमारी स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी पूंजी है, और हाइब्रिड बीज आज हमारे देश में सभी दुकानों पर, किसानों के पास रहते हैं। तो हमने देसी बीजों पर कार्य किया है, और इसमें 80 से भी ज्यादा जो है ना प्रजातियों का संकलन करके और उनके बीज किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कड़ी में लगभग हम अभी तक 2.5 लाख किसानों को देसी बीज पहुंचा चुके हैं, और इनके गुण और इनकी गुणवत्ता के बारे में बताते हुए देसी बीज कैसे बनाना है इस बात पर भी प्रशिक्षण लोगों को दे चुके हैं। इसके बाद चौथी प्रक्रिया है कि जैसा कुदरत ने हमें अनाज दिया है उसकी प्रोसेसिंग में हम बदलाव ना करें। अब जब हमने मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार लिया, उसमें संपूर्ण भोजन दे दिया, मिट्टी को फुल न्यूट्रिशनल डाइट दे दी, फिर उसके बाद हमने अपने बीज चेंज कर दिए, देसी बीजों से अनाज उगाया, ताकतवर अनाज पैदा हुआ। अब चौथी प्रक्रिया हमें करनी है कि हम फूड की प्रोसेसिंग में बदलाव ना करें। अब हम प्रोसेसिंग में अगर बदलाव करेंगे तो निश्चित तौर पे जो ताकत कुदरत ने दी है वो हम अपने हाथों से उस ताकत को खत्म कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर इस बात को हम समझाएं तो जैसे कि हम एक दाल है, जब हम एक दाल को प्रोसेस करते हैं तो उसकी प्रक्रिया को मैं समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो दाल की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में दाल को पहले हम क्या करते हैं, छिलका उतारने के लिए हम पानी में भिगो के रखते हैं। जब पानी में भिगो के रखते हैं किसी भी अनाज को, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो
प्लाज्मा होता है जो किसी पौधे को जन्म दे सकता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब हम चने को भिगो के रखते हैं उसमें अंकुरण आ जाता है, फुटाव आ जाता है। तो आप ये बताइए मिट्टी के बगैर उसमें फुटाव कैसे आया? क्यों? क्योंकि उस बीज के पास वो एनर्जी थी, वो पोटेंशियल था, वो प्लाज्मा था जो उसकी सृजन की प्रक्रिया के साथ साथ में कुदरत ने उसको दिया था कि जैसे ही वो पानी मिलेगा, हवा मिलेगी और उसको मिट्टी का संरक्षण मिलेगा और वो जो है ना प्लांट्स बना देगा। तो पौधे का जो भोजन लेने की प्रक्रिया है वो पत्ती आने के बाद चालू होती है, लेकिन पत्ती आने तक पौधे के बीज में, मतलब पौधे का जो बीज था उस बीज में वो ताकत होती है और वो ताकत को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो मनुष्य शरीर को बनाने के काम भी आता है या पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर को बनाने के काम भी आता है। और ये जो प्लाज्मा है यही जीवन का या सृजन का मुख्य कारक है। तो ये जर्म प्लाज्मा कुदरत हमें मतलब जब जन्म ले रहे होते हैं उस समय देती है। तो जैसे ही बीज पानी में डलता है तो वो फूल जाता है और फूलने के बाद उसका जर्म प्लाज्मा एक्टिव हो जाता है। और मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम दाल को फुलाते हैं, फुलाने के बाद हम उसको वापस धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने से उसका ऊपर का खोल जो है ना, बीज के बीच की कनेक्टिविटी छूट जाती है और खोल जो है ना फिर दाल बनाने में बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया में लेकिन जर्म प्लाज्मा आपने एक्टिव किया और फिर वापस धूप में उसको दिखा के उसका जर्म प्लाज्मा आपने मार दिया। तो कुल मिला के उसके अंदर की जो जान थी, जो जान आपके पेट में जानी चाहिए थी, वो जान आपने पहले ही निकाल दी। अब हमने उसको फुलाने के बाद उसको सुखाया, फिर हमने उसका छिलका उतारा। तो छिलका हमें उतारना ही नहीं चाहिए, कारण क्योंकि वाघभट्ट कहते हैं कि जो चीज जिसको कवर कर रही है, तो जो चीज उसके अंदर है वो कमजोर है, सॉरी कमजोर है, और जो चीज ने उसको ढका है वो ज्यादा ताकतवर है। तो जैसे मान के चलो नारियल है, नारियल का अंदर का जो नारियल होता है वो कमजोर होता है लेकिन उसका खोल बहुत मजबूत होता है। और जो दाल होती है, दाल का छिलका मजबूत होता है बजाय दाल से। तो फाइबर दाल के छिलके में ज्यादा होता है, दाल में कम होता है। और उसी को हम निकाल देते हैं और ऊपर से हमने जर्म प्लाज्मा खत्म कर दिया उस दाल का। फिर हमने खोल निकाला और फिर हम क्या करते हैं, उस पर पॉलिश मार देते हैं। और पॉलिश मारने के बाद हम फिर उसे घरों में लेके आते हैं और फिर पकाते हैं। तो चौथी प्रक्रिया में हमें यह सुधार करना पड़ेगा कि किसी भी फूल का, किसी भी फल का, किसी भी अनाज का, किसी भी मिलेट्स को हम ऐसे तरीके से प्रोसेस ना करें जिससे उसका प्लाज्मा मर जाए या उसकी जो ताकत है, मूल ताकत है, वो खत्म हो जाए। तो कुल मिला के हमें प्रोसेसिंग के तरीके में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने 15 सालों में अध्ययन करके छोटी छोटी ऐसी मशीनरीज बनाई हुई हैं, ऐसे ऐसे तरीके तैयार किए हुए हैं जिन तरीकों से हम फूड को प्रोसेस बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं बिना उसका प्रॉपर्टी को डैमेज किए बगैर। तो ये 4 पॉइंट हुए। 5वें पॉइंट पर हमें उसको पकाने की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ेगा। तो जब हम उसमें भोजन को पकाते हैं तो निश्चित तौर पर हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं इस्तेमाल, बॉइलिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, हम एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं। तो उस प्रेशर कुकर में बहुत फास्ट तरीके से फूड पकता है और उस फास्ट प्रोसेसिंग में पूरा प्रॉपर्टी जितना भी उसके अंदर है वो सारा खत्म हो जाता है। तो हमें बॉइलिंग की प्रोसेस को भी बदलना पड़ेगा। हमारे राजीव भाई दीक्षित कहा करते थे कि मिट्टी के बर्तनों में हमें खाने को पकाना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन में खाना जो है ना बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं पकता है, बहुत स्लोली प्रोसेस से पकता है। क्योंकि हमारे पूर्वज पहले गाय के कंडे का इस्तेमाल किया करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। आज हम भट्टी और गैस का इस्तेमाल करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी पर उसको पकाते हैं और प्रेशर कुकर में डाल के उसका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। तो 5वीं प्रक्रिया में हमें प्रोसेसिंग बदलने के बाद पकाने की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। हमें बहुत मंद आंच में किसी भी चीज को पकाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो कुदरत ने गुण दिए हैं वो कुदरत के गुण हम पेट के अंदर डाल सकें और उससे हमें ताकत मिल सके। तो इस तरह से हम 5 तरीकों में जब बदलाव करेंगे तो एक ताकतवर फूड हम अपने पेट के अंदर डालेंगे। और जब हम इस चीज को योग से जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर एक सुपर पावर ह्यूमन हम बना सकते हैं और आने वाली जनरेशन को अस्पताल में पैदा करने की बजाय घर में पैदा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम भगत सिंह जैसे लोग इस संसार में ला सकते हैं, कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज और आचार्य चाणक्य जैसे महापुरुष हम वापस इस धरती पर ला सकते हैं और इतनी ताकत उनको दे सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास को लगातार मैं कर रहा हूं कई तरह के इनोवेशनों से।
जिसमें पहला इनोवेशन हमारा मल्टीलेयर फार्मिंग है, जिसमें हम कुदरती तरीके से एक साथ एक ही जमीन पर 4-4 फसलें उगाते हैं और उसमें एक ऐसा अनुकूलित वातावरण बनाते हैं जिससे जैसे कि एक हम अपने घर में बैठ के एक अनुकूलित वातावरण में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से पौधे अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से दे पाए, क्वालिटी फूड जनरेट कर पाए, उसके लिए एक हम संतुलित वातावरण का निर्माण करते हैं और उस वातावरण में हम अलग अलग स्तर पर 4 फसलों को उगाते हैं। जमीन के अंदर हम कंद वाली फसल को लेते हैं, जमीन के सरफेस पर हम पत्ती वाली सब्जी को लेते हैं, जमीन के ऊपर हम 6.5 फीट की ऊंचाई पर एक मचान बनाते हैं, उस पर हम लता वाली फसल लेते हैं और उसके ऊपर भी एक हम फल वाली फसल लेते हैं। तो इस तरह से हम 4 फसलें अलग अलग फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर फल वाली, थर्ड फ्लोर पर लता वाली, सेकंड फ्लोर पर तुम्हारी पत्ती वाली और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी लता वाली फसल, ऐसे करके 4 फसलें हम लेकर किसान की आमदनी को भी 4 गुना बढ़ाते हैं, खर्चे को भी 3 से 4 गुना कम करते हैं और क्वालिटी फूड हम समाज तक ले जाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं और इसको हमेशा हम जारी रखे हुए हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है और आज इस मंच के माध्यम से भी मैं उनके आशीर्वाद के का जो है ना अनुभूति कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर ये मिशन बहुत बड़ा है और इस मिशन को हम सभी लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना है ताकि विषमुक्त आहार, विषमुक्त थाली हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति की हो, ताकि एक अच्छा स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ जो है ना हमें मिल सके और हमारा देश कैंसर मुक्त हो सके, हमारा देश निरोगी काया लेके आगे बढ़ सके, हम देश और दुनिया में अच्छी तरक्की कर सकें। इसी कामना के साथ में मैं अपनी बातचीत को विराम करता हूं और इस आज के आयोजन के लिए, पूरी समिति के लिए और पूरे संगठन के लिए मैं साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने मिलकर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और खासकर मेहरा जी को मैं प्रणाम करता हूं। वो काफी 1 साल से लगे हुए थे इस कार्यक्रम के लिए और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं और अगर कोई सवाल जवाब का रह गया है तो कृपया आप 5-10 मिनट में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम जी ओम। ओम जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आकाश चौरसिया जी। आपने अपने अमूल्य समय से हमें समय निकाला और मुझे याद है, मैं और आदरणीय डॉक्टर के कृष्णा राव जी जब आपके कृषि फार्म पर सबसे पहले गए थे, जब वहीं पे आपने भोजन कराया, जैविक भोजन, उस समय 2013-14 की बात है, उस समय यही वर्ष रहा होगा। और जब से लेकर आपने परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, परम पूज्य स्वामी जी बहुत स्नेह करते हैं आपसे, कभी भी जब समय होता है बुला लेते हैं। और 2018 में जब कृषक समृद्धि कार्यक्रम का ये शुरुआत की गई थी, उस समय परम पूज्य स्वामी जी ने आपको बुलाया, एक दिन का समय आपको मिल पाया था उस समय तो, और आपने पूरे मध्य प्रदेश में राज्य प्रभारी के दायित्व को निर्वहन किया है और उस मिशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इसलिए कि आप किसानों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसलिए मैंने संगठन को संभाला है और आप प्रशिक्षण को संभाल रहे हैं। इसी प्रकार से करते रहिएगा और जब आने वाले समय में चूंकि आप पद्मश्री पुरस्कार से आप सम्मानित होंगे, ये प्रयास भी है, चूंकि सागर से एक सम्मान पांडे जी को प्राप्त हुआ था, तो ऐसा रहा कि अगला वर्ष जो है आपके लिए सम्मानित करेगी भारत सरकार। अब मैं चाहूंगा किसानों के सवाल हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई है, तो सबसे पहले हैंड रेज किया है आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आप आए और अपने परिचय के साथ आदरणीय चौरसिया जी से संवाद करने का कष्ट करें। नमस्कार जी सभी को, सदन को। मैं इस आज के मुख्य अतिथि से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह भी देखी है, उसमें आप जो टमाटर का उत्पादन बता रहे हैं, इतना उत्पादन मैंने बहुत कोशिश की है, उसके बावजूद भी 1-2 मान बस 3 किलो तक ही एक पौधे का ले पाया हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें क्या आप विशेष डालते हो, आप थोड़ा सा बताओ। देखिए, उसमें हमने क्या किया था, वो प्रयोग बहुत पुराना है
और लगभग हमने 2011 के आसपास वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो हमने पहले तो मिट्टी के स्वास्थ्य पर पूरा काम किया हुआ था। तो जब हम मिट्टी में कोई भी फसल लगाते हैं ना, तो नीम की पत्तियों से उसको उपचारित करना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप नीम का पाउडर ले लीजिए 50 किलो प्रति एकड़ और उसको ब्रॉडकास्ट करके डाल दीजिए और उसको टिलेज कर दीजिए और 10 से 15 दिन का आप उसमें धूप लगने दीजिए। उससे क्या होता है ना, मिट्टी में क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे हमारे जीवन में जो है ना, अगर हम योग ना करें तो रोज हमारे मतलब शरीर में कचरा जमा होता जाता है। तो हम क्या करते हैं, योग के माध्यम से अपना कचरा बाहर करते हैं। ठीक उसी तरह से मिट्टी में जब हम लगातार हर साल फसल खाद बीज डालते रहते हैं तो मिट्टी में भी अशुद्धियां आती हैं। उन अशुद्धियों को रिपेयर करने के लिए हमें नीम पाउडर का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए चूना भी आप डालिए। तो लगभग 100 किलो के आसपास चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर, अगर नीम का पाउडर ना मिले तो 200 किलोग्राम ताजी नीम की पत्तियां आप लेके पूरे खेत में बिखेर दीजिए चूने पाउडर के साथ में, और उसको टिलेज करके 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होगी वो सारी अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी और फिर जाके आपकी मिट्टी मतलब एक कहना चाहिए अच्छी गुणवत्ता युक्त मिट्टी बन जाएगी। फिर आप उसमें भोजन डालिए। तो भोजन में आप जो है ना 10 टन प्रति एकड़ गाय का पचा हुआ कंपोस्ट होना चाहिए, है ना, ब्लैक ब्राउन कलर होना चाहिए, सौंधी खुशबू आना चाहिए, वजन हल्का होना चाहिए, नमी 25% होना चाहिए, ये खाद में गुण होना चाहिए, वो खाद आप डालिए 10 टन प्रति एकड़। फास्फोरस की कमी पूरा करने 2 टन प्रति एकड़ आप रॉक फास्फेट से बनी हुई खाद डालिए। फिर आप पोटास की कमी पूरा करने के लिए खड़ा नमक और कचरे से बना हुआ कंपोस्ट डालिए। तो इस तरह से ये पूरा डोज डालने के बाद फिर आप पौधे को लगाइए। एंड पौधे को लगाने के बाद हर से 10 से 15 दिन के अंतराल में आप मटका खाद का सॉल्यूशन दीजिए। तो इससे गजब के परिणाम आपको मिलेंगे। और ऐसी मिट्टी में आप टमाटर लगाइए जिस मिट्टी में टमाटर पहले कभी ना लगा हो। क्योंकि देखो, ये सारी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद भी हो सकता है जिस जमीन पे आप टमाटर लगा रहे हैं उसमें पहले से लग रहा हो तो उसकी प्रीवियस जो बीमारियां हैं वो ऑलरेडी मिट्टी में हो। तो उनको हमें समझने के लिए नई जगह का चयन करना चाहिए, जहां पर नहीं लगा है वहां पर आप ये प्रक्रिया को फॉलो करके आप लगाइए, तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। जी धन्यवाद। नहीं, मैं ज्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं कर रहा हूँ। मैं मान लो 1 या 2 बेड ही लगाता हूँ। मेरे पास जमीन थोड़ी है, उसके कारण मैं उसको बदल बदल के भी लगाता हूँ। मैं 4 साल से ऑर्गेनिक कर भी रहा हूँ। तो एक तो मेरे के उसके टमाटर और एक खीरे के अंदर समस्या आती है, बाकी सब्जियों में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उनमें ज्यादा फंगस आती है। देखिए, फंगस के लिए, बीमारियों के नियंत्रण के लिए दवाइयां हैं बहुत सारी। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। हम आपको दवाइयां बनाने के फार्मूले, किस स्टेज में कौन सी बीमारी, उसके पहचान और उनके उपचार क्या है हो सकते हैं, वो आपको हम भेज देंगे। तो ये सारी चीजें आप साथ में करिए और कनेक्टेड रहिए। आप जहां आपको तकलीफ होती है हम संवाद करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपका नंबर बता देना। जी, 9179, 919। नहीं, 9179 हाँ जी। 066 हाँ जी। 275, धन्यवाद जी। है ना जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित है। जी ओम, सदन को नमन, आकाश जी को नमस्ते। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, इसके लिए आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही। भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो प्रोम बनाते हैं, जो कि केंचुआ के माध्यम से बनाते हैं, और प्रोम बाजार में जो मिलता है वो अलग तरह का मिलता है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, क्या होता है ना, प्रोम का जो बेसिक साइंस है वो है फॉस्फेट का, है ना। और फास्फोरस जो है ना, कुदरती तरीके से जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उसकी घुलनशीलता होनी चाहिए। अगर घुलनशीलता नहीं हुई तो मिट्टी में वो काम नहीं करता, पत्थर की तरह पड़ा रहता है। तो हम जब केंचुए को खिला के और केंचुए से प्रोम बनाते हैं तो केंचुआ बहुत तरह के एंजाइम और एसिड छोड़ता अपनी बॉडी से। तो जब वो खा के वीट करता है तो बहुत तरह के एंजाइम और एसिड उसके शरीर के साथ में आ जाते हैं। और जब बहुत तरह के एंजाइम और एसिड आते हैं तो रॉक फास्फेट सॉल्युबल हो जाता है। और जब वो सॉल्युबल, घुलनशील हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमें ज्यादा मिलता है, बजाय जो अलग तरीके से हम प्रोम बनाते हैं उससे। जी ओम भैया, जी ओम।
तो इनके जो ओम, गुणों में मतलब जो तत्व रहते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या? हाँ, तत्व भी बढ़ जाते हैं, और जो एंजाइम और एसिड छोड़े केंचुए ने, वो एसिड जो है ना रॉक फास्फेट की घुलनशीलता के लिए काम आ जाते हैं। तो रॉक जी फास्फेट जैसे ही घुलनशील हुआ तो वो मिट्टी में जाके सही ढंग से काम करता है, जैसे डीएपी काम करता है फिर। जी ओम भैया। जी जी, आदरणीय सुनील जी अपने परिचय के साथ संवाद कर सकते हैं। आदरणीय सुनील जी अनम्यूट कर लें, अपना सवाल करें। आप सुनील गौर साहब। चलिए, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय चौरसिया जी को सादर प्रणाम और सदन को कोटि कोटि नमन। चौरसिया जी से मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। आज एक चीज उन्होंने जो बताई कि कार्बन हम कोयले के तौर पे भी खेत में डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि किस तरह कार्बन चलेगा, या हम कंडा की राख भी उसमें उपयोग कर सकते हैं या सिर्फ लकड़ी का कार्बन ही चलेगा उसमें? देखिए, कार्बन परसेंटेज होता है कोयले में, राख में नहीं होता है। राख में फास्फोरस और पोटेशियम होती है ज्यादा मात्रा में, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम होता है, और कोयले में कार्बन होता है। तो लगभग 33-35% तक कार्बन आता है। तो लकड़ी जलने के बाद जो कोयला हार्ड पार्ट बचता है, आप उसको इकट्ठा करवाते जाइए और फिर उसको जाके आप पीस दीजिए, मतलब पाउडर करना पड़ेगा उससे पर्पलाइजर से। तो वो डस्ट हमें डालनी है 500 किलो 1 एकड़ में, और ये आपको हर साल डालने की जरूरत नहीं है, 3 साल में एक बार भी डाल दिया तो बहुत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो या तो लकड़ी का कोयला ले सकते हैं, या पत्थर का जो कोयला आता है वो कोयला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी भी डस्ट इस्तेमाल की जा सकती है 500 किलो प्रति एकड़ 3 साल के आसपास में एक बार। तो लकड़ी का जला हुआ कोयला या पत्थर का कोयला ही इस्तेमाल करना, राख उस जगह पे काम नहीं करेगी। हाँ, राख का काम अलग होगा, वो फास्फोरस देगी आपकी मिट्टी को, नाइट्रोजन भी देगी, पोटाशियम भी देगी, मैग्नीशियम सल्फेट भी देगी, लेकिन कोयले का काम कार्बन बढ़ाना होगा। धन्यवाद भैया। जी जी, धन्यवाद। मैं आदरणीय गणेश प्रसाद गौर साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। मैं चौरसिया जी को प्रणाम करता हूं, और मेरा प्रश्न है कि गेहूं में हम नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें? जी, देखिए, नाइट्रोजन के लिए मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत में जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये कई बार आपको सुनने में मिला होगा या आपने पढ़ा होगा कि इस संसार में 70% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। और जब 70% नाइट्रोजन वायुमंडल में है, तो फिर हमें यूरिया की लाइन में क्यों लगना पड़ता है, किसानों को क्यों यूरिया डालना पड़ता है? तो क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, और हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आपने देखा होगा पानी गिरता है, तो पानी गिरने के साथ साथ में वो वायुमंडल में जो 70% नाइट्रोजन है वो भी नीचे आती है, और जब वो नीचे आती है तो इस धरती पर पूरे एरिया में हरियाली आ जाती है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन वो नीचे आई। अब होता क्या है कि वो नाइट्रोजन पत्ते के रूप में, हरे पत्ते के रूप में आ गई है। अब वो वापस फिर वायुमंडल में ऊपर चली जाएगी। तो कब जाएगी? जब हम उस पर कचरा मार दबा डाल देंगे, तब इवापरेट हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन मूवेबल एलिमेंट है। और फिर या फिर हम उसको उखाड़ के सुखा देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो कुल मिला के अगर हमने नाइट्रोजन को हरे पत्ते में से निकलने नहीं दिया, ऊपर वापस नहीं जाने दिया, तो ये हमारे लिए नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया कि जितनी भी हरी पत्तियां, हरी घास, हरा कचरा, हमारे खेत का खरपतवार या किसी भी फसल के अवशिष्ट होते हैं, जैसे हमने आलू खोदा, आलू का जो ऊपर ऊपर का छिलका पत्ता बाण होता है, जिसे हम बाण बोलते हैं, या प्याज निकाली, प्याज का जो हरा बाण होता है वो हम खेत में डाल देते हैं। और खेत में डालने से क्या होता है ना, वो 2 दिन में सूख जाता है, और सूखने पर उसकी नाइट्रोजन पूरी इवापरेट होके पूरी वायुमंडल में फिर वापस मिल जाती है। हमें क्या करना है कि उस हरे पत्ते को सीधा पानी में डाल दीजिए आप। तो 500 लीटर लगभग एक टंकी में पानी भर लो, और जो भी आपके खेत का हरा कचरा, हरा पत्ता, हरा जो भी हरा आपके खेत में हो, वो सारा हरा पत्ता कचरा उस टंकी में डालते जाइए। तो जितना पानी उतना कचरा होना चाहिए। तो समझ लो 500 लीटर आपने एक टंकी में पानी भर दिया, अब आप रोज कचरा उसमें भरते गए, लगभग जब कचरा पूरा पानी की टंकी में डूब गया, भर गया पूरी टंकी, तो फिर आपने जाके उसको बंद कर दिया। लगभग 1 महीने तक वो ढक्कन बंद रहेगा, और उस हरे कचरे में जो नाइट्रोजन होगी वो
पानी में निकल जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, और कचरा की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो आप उस कचरे को निकाल के वापस अलग कर सकते हैं, और जो पानी बचा वो हमारी तरल लिक्विड नाइट्रोजन हो गई। अब उस नाइट्रोजन को 500 लीटर 1 एकड़ में आप बहा देंगे तो यूरिया की आपको एक दाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको लगता कि बहाने की व्यवस्था नहीं है या हम पानी के साथ नहीं दे सकते, तो 2 लीटर आप स्प्रे पंप में भरिए, 13 लीटर पानी मिलाइए और स्प्रे मार दीजिए। आप लगभग 4-5 स्प्रे करेंगे तो उससे भी यूरिया की कमी हम पूरी कर सकते हैं और उसकी इंस्टेंट ग्रोथ ले सकते हैं। आप ये प्रयोग एक घड़े में कर सकते हैं। आपके पास जो भी हरी पत्तियां कचरा हो एक मटके में डाल दीजिए, मटके को कपड़े से मुंह बंद करके रख दीजिए और उसको ढक दीजिए, और लगभग महीने भर के आसपास में उसकी जो मतलब जो पानी है उस पानी को लेकर 2 लीटर पंप में स्प्रे करिए, और किसी भी पौधे पर आप स्प्रे करके परिणाम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो हम इस तरह से कचरे से, हरे कचरे से नाइट्रोजन का रिसोर्सेज तैयार करते हैं। धन्यवाद। जी, आदरणीय सुनील गौर साहब। ओम जी, ओम जी। मेरे आका जी से एक प्रश्न था मेरा कि अपन जो जैविक गेहूं बोते हैं जी, उसमें जो खरपतवार होता है उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए? देखिए खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए जो है ना हमें 2-3 काम करना पड़ेगा, और अभी शॉर्ट में बताना संभव शायद उतना नहीं हो पाएगा। मैं लिटरेचर के माध्यम से आपको भेज दूंगा, परंतु जी जितना मैं अभी बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। देखो, मिट्टी में बीज तो होते ही हैं, है ना, और वो हर साल उगते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर, जब हम खेत में पानी देते हैं ना, तो पानी देने के बाद तुरंत हमें गेहूं नहीं बोना चाहिए, उसमें थोड़े दिन के बाद गेहूं बोना चाहिए, लगभग कम से कम 10 दिन के बाद में। तो उसमें क्या होता है ना कि लगभग लगभग 50% के आसपास घास उग आती है, जो उगने वाली होती है, जो फास्ट उगती है, और फिर उसका आप जुताई करके फिर वापस से आप अनाज बोइए, तो इसमें गेहूं खरपतवार 50% कम आएगा। इसके पहले खेत को जब हम तैयार करते हैं, मतलब पानी देने से भी पहले, तो उस समय पे क्या करना चाहिए, हल्के स्प्रिंकलर लगा के खेत को मतलब ढक देना चाहिए, और वो पतली पॉलीथीन 0.25 माइक्रोन की पॉलीथीन जो होती है ना, उससे ढक दो अगर आप, तो उससे क्या होता है ना, खरपतवार उगते हैं और फिर वो वहीं के वहीं जाके जन्म उसके खत्म हो जाते हैं। तो एक उपाय ये भी है। दूसरा उपाय ये है कि आप 10 दिन के बाद गेहूं बोए। तीसरा उपाय ये है कि मिट्टी में संतुलित आहार, बीज उपचार और देसी बीज, ये 3 तरह के चीजों का प्रयोग करके आप खरपतवार से ज्यादा जल्दी उगने का आप फसल को प्रयास करिए। तो इससे क्या होगा, जब आप खेत में अपने बीज डालेंगे, अगर बीज देखो कमजोर होगा तो थोड़ा लेट उगेगा, लेट उगेगा, उस चक्कर में क्या होगा, खरपतवार जल्दी उग जाएगा, और खरपतवार उगा तो खरपतवार गेहूं की फसल को दबा देगा। अगर बीज को उपचार नहीं किया तो कमजोर स्थिति में उगेगा, अगर बीज को हमने धूप नहीं दिखा के उगाया तो भी कमजोर स्थिति में उगेगा। तो बीज को हमें जल्दी उगाना है, उसके लिए हमें 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। एक तो बीज को धूप दिखाना पड़ेगी, बोने से पहले 3 घंटा धूप दिखाइए, फिर बीज का उपचार करिए, देसी बीज का इस्तेमाल करिए, वो भी ग्रेडिंग युक्त अच्छा चुनिंदा सीड्स होना चाहिए, और तीसरा जो है ना उसको संपूर्ण भोजन देके उगाइए। तो ये आप 4 प्रक्रियाएं कर देंगे तो इससे क्या होगा, जर्मिनेशन जल्दी आएगा, और जर्मिनेशन जब जल्दी आएगा तो खरपतवार यहाँ पर हम 2 तरीके से कम करेंगे। इधर पे हम बीज को जल्दी उगने देंगे, तो कुल मिला के फसल आपकी हावी हो जाएगी, खरपतवार फिर दब जाएगा। तो ये उपाय हैं जो हम अभी करते हैं, और इसमें आप छोटा छोटा ये भी कर सकते हैं कि खरपतवार जैसे उगने वाले कुछ बीजों को डाल सकते हैं, जहां पर जैसे ज्यादा घास हो रही है आपके खेतों में, वहां पर आप कुछ बीच बीच में मेथी छिड़क दीजिए साथ में गेहूं के साथ मिला के। तो बाद में आप मेथी भाजी के रूप में भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो वो मेथी को रहने दीजिए, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, और उसके पत्ते जो है ना खरपतवार को रोकने का तेजी से काम करते हैं। तो उपाय बहुत सारे हैं, कुछ 10-15 उपाय हमने लिखे हैं। अगर उन 10-15 उपायों को साथ में क्लब कर दो तो 90% तक आप खरपतवार से कंट्रोल पा सकते हैं। तो वो मैं आपको लिटरेचर से भेज दूंगा, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके बुला लीजिएगा और उनका अध्ययन करिए, और जो जो उपाय आप लागू कर सकते हैं उनको लागू करके आप खरपतवार नियंत्रित कीजिए। जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है, खरपतवार एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है किसान की।
जिसके जी नियंत्रण के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, क्या पूछना चाहते हैं? सादर आमंत्रित है, पूछिए आप। मेरे से पहले अनूप भाई ने हैंड रेस किया, तो अनूप भाई को बुला लें, फिर मैं आप। मैं ये पूछ रहा था सर जी, वो जिस तरह आप बता रहे हो हरी पत्तियां, उसमें ये हमारा जो आसपास का जो खरपतवार होता है वह भी चल सकता है या फसल का अवशेष ही चलेगा? नहीं, कोई भी चीज चल सकती है, मतलब हरा होना चाहिए वो, चाहे वो गाजर घास हो, चाहे वो बेशरम हो, चाहे वो पीपल की पत्ती हो, बरगद की पत्ती हो, हमारे टमाटर की जो फसल निकलने के बाद पत्ती कचरा बचा वो हो, चाहे लौकी का हो, चाहे कोई भी हरा होना चाहिए बस। मतलब उसका मुख्य बिंदु है हरा होना। तो हरा होना ही मुख्य वो है। तो कोई भी चीज चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी ओम भैया, दो प्रश्न थे। एक जी प्रश्न तो यह है कि जो हम देसी बीज की बात कर रहे हैं और संकर बीज की, तो जी संकर बीज में जो है उत्पादन ज्यादा होता है और देसी बीज में कम, ऐसा माना जाता। तो जी अपने पास जो देसी बीज है, इनके उत्पादन की क्षमता कितनी है? और दूसरा, जी हमारे यहाँ हरे में सबसे ज्यादा पाढ़र मिल रही है, जो जी नाले में पैदा होती है, वो बहुत ज्यादा है, उसका जी उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो देसी बीजों को जहां तक हम लोगों के मन में जो भ्रांति है, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। कारण क्योंकि जितना मैंने कुदरत को अध्ययन किया है, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि कई ऐसे पेड़ हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बोलना चाहता हूँ, एक बेरी का पेड़ है, ठीक है। हमने हाइब्रिड एप्पल बेर बनाया। आप किसी हाइब्रिड एप्पल बेर को देखिए कि कितनी ताकत से फल रहा है, और आप किसी ऐसी बेरी को देखिए जिसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो कुदरती तरीके से अपने आप फल रही है। तो आप उस जी पेड़ के पास जाएंगे तो पत्ते से ज्यादा आपको उसमें फल दिख जाएंगे। जी तो जी ये बातें हमें सिखाने को मजबूर करती हैं कि कुदरत के जो बीज हैं, उनमें भी वो ताकत है जो हाइब्रिड से भी ज्यादा फल सकते हैं। लेकिन जी हमें इस बात को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, अब आप देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। आज इंसानों में देखिए, 100 इंसान अगर एक क्लास में बैठे हैं तो 100 की गुणवत्ता तो एक जैसी नहीं होती है ना। 100 में से कोई जी एक दो लोग होते हैं ऐसे जिनके पास वो गुणवत्ता है जो बाकी सबके पास नहीं है। या अगर इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाएं तो इसी समाज में स्वामी रामदेव जी जैसे लोग पैदा हुए, जो पूरे विश्व में जो है ना योग की अलग जगा दी, जिन्होंने सुबह 4 बजे लाखों लोगों को जगने पे मजबूर कर दिया। ये दुनिया में किसी और इंसान के पास क्वालिटी नहीं है। तो ये जी जी क्वालिटी कहाँ से आई? मतलब, है ना, वो भी सामान्य माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, सामान्य परिवार में पैदा हुए। हमारे माँ बाप जैसे ही उनके माँ बाप थे, कोई अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तो कुदरत ने जो सृजन की जो प्रक्रिया रखी है, इस प्रक्रिया में वो क्या दे देगी ये किसी को नहीं पता होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सृजन की प्रक्रिया में से जो कुदरत ने अच्छा चीज दिया है उसकी गुणवत्ता को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने बहुत अध्ययन करके एक सिलेक्शन विधि तैयार की है जो किसान सहजता से कर सकते हैं। और इसमें अगर हम 100 बीज लगाते हैं, और अगर आपके खेत में जो हमने पैरामीटर तय किए हैं उन पैरामीटर पर एक पौधा ही खरा उतरता है, तो उस एक पौधे का ही आपको बीज लेना चाहिए, बाकी सबका नहीं लेना है। अगर इस प्रक्रिया से अगर हम बीज बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हम हाइब्रिड से ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। दूसरी बात, जी भैया जो जी आपने इसका जो खरपतवार का कहा, ये तो आप नाइट्रोजन बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सबको पूरा पानी के टैंक में आप डालते जाइए और उससे आप अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद बना सकते हैं, लिक्विड भी। और जो सड़ने के बाद जो वो बचेगा उसका हम कंपोस्टिंग में उपयोग कर लेंगे, है ना। जी 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 भैया, जी भैया। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी चौरसिया जी के विषय में मेहरा साहब ने इससे काफी तारीफ सुनी है, जी और मुन्नीलाल सर भी आपके विषय में काफी बार चर्चा करते रहते हैं कि मैं चाहता हूं सर, जैसे किसी ने मुनगे के पेड़ जो हाइब्रिड्स होते हैं, इसके बीज बना के अगर वो पौधा लगा लेता है, जी तो क्या वो उतना फल देगा क्या? या हाँ, बिल्कुल नहीं? देगा। उसमें चयन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो जी जी हम आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं चयन प्रक्रिया के पूरे पॉइंट, कि किन किन बातों का ध्यान रख के हमें बीजों को चयन करना है ना। जी जी जी। मतलब मुनगे का पेड़ जो हाइब्रिड्स आ रहे हैं, हाँ जी, उनके अपन सीड बना के पौधे तैयार कर सकते हैं, ऐसा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पर और उसमें उतना थोड़ा ही टाइम लगेगा। उत्पादन देगा वो।
बिल्कुल देगा, पर उसमें समय लगेगा काफी, है ना। तो हाँ, वो प्रक्रिया मैं और आपको इसमें भेजूंगा। एक चीज और, ये सब्जियों में जो मोजक आता है वो कैसे हाँ, रोकते हैं अपन? मोजेक वायरस जैसे सीड बैंगन कलेक्शन में से ही आ रोकना जाता है, पड़ेगा। आपका पपीते में आ जाता है जी। जी, देखिए इसमें भी क्या है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंटों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप एक मैसेज डालिए, मैं लिखित में ये जानकारी भेजता हूँ, हमेशा आपके साथ में रहेगी, कभी भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, है ना। एक सर और था, जो सीड में जैसे नेमाटोड आ जाता है, जी तो जी, नेमाटोड के लिए क्या चीज ऐसी वो मिट्टी कंट्रोल में में कर? होने वाली अशुद्धियां और बीज में बीज की सिलेक्शन प्रक्रिया का ना होना, ये दो कारणों से आता है। जी। तो इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, और इस पे भी अध्ययन है अपना, और लिटरेचर तैयार किया है, वो हम साझा करेंगे। तो ये जानकारियां उस पे आपको डिटेल में मिल जाएंगी, क्योंकि अभी ये सत्र इतना बड़ा है, एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि है ना, समय की सीमा है। मैंने अभी 8 बजे से किसी और को भी टाइम दे रखा था, थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि व्यस्तताएं इस तरह से चल रही हैं। अभी 15 डेज का एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप चल रहा है, तो सभी पार्टिसिपेंट्स इंतजार कर रहे हैं। तो मेरी मजबूरी है, और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग कनेक्ट रहेंगे। और हमारे किसान डिक्की में प्रभारी जो है ना, निरंतर प्रदेश को एक अच्छा आयाम देने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं हृदय से उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इतनी व्यस्तता में भी जो है ना, इस तरह के आयोजनों में सहभागिता और निरंतर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि ठीक है, अब समय की सबके पास बाध्यताएं होती हैं, पर हम सभी लोग ऐसे कहीं ना कहीं एक दूसरे का समय चुरा चुरा के अच्छी बातें कर लें, ज्ञान का आदान प्रदान कर लें, और कहीं ना कहीं सृजन की प्रक्रिया में उसका उपयोग कर लें, तो निश्चित तौर पे हम समाज को विषमुक्त आहार और अच्छा जीवन देने के लिए अपना जीवन लगा सकते हैं। और ये आज की सदी का सबसे बड़ा कार्य होगा। मुझे लगता है मंदिर मस्जिद बनाने से भी ज्यादा बड़ा कार्य ये है, जिसको हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, और निरंतर इसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद आदरणीय आकाश जी, क्योंकि समय आपका अमूल्य है और अन्य किसान इंतजार कर रहे हैं। मैं समय नहीं लूंगा। मैं कई हैंड रेज हैं भाइयों सभी। हाँ, आदरणीय आकाश जी के व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के डाल दें, वो उसका समाधान देते रहते हैं और हमेशा समर्पित है। उनका पूरा जीवन जो है किसानों के लिए ही समर्पित है। मैं चाहूंगा कि प्रभु हमारे आकाश जी को हमेशा स्वस्थ और सुखी और प्रसन्न बनाए रहें, ताकि अधिक से अधिक लाभ, जब हम देखते हैं सुनते हैं विश्व में कि विभिन्न देशों में आप जाते हैं और ये जो 4 लेयर और 5 लेयर की खेती का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, सदन, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देने के उहार परिवार जो लगातार आज से 680 दिन हो गए ऐसी प्रकार से चल रहा है। कई बार हमारी चर्चा होती रहती है। जब भी आपको कभी समय ऐसा कुछ भी कभी मिल जाए तो मार्गदर्शन देते रहिएगा। मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द से आकाश जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, और वो अन्य सदन में, अन्य सेशन में उन्हें जाना है। तो मैं रंजना जी आए और आकाश जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। शायद मेरी आवाज रंजना तक नहीं पहुंच रही है जी। बने सिंह जी ने हैंड रेज किया था, कई लोगों ने हैंड रेज किया है जी। बने जी सिंह जी नमस्कार आकाश एक जी। मिनट में कर लीजिए जी। आपको मंच पर लाने के लिए बहुत दिनों से फोन लगा रहा था, आपको रंजना दीदी को नंबर दिया थे आपके। जी जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये सोचना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि जैसे आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जो बताया, वो अपन रोटावेटर चला करके भी तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, रोटावेटर चला के कर सकते हैं, लेकिन अगर धूप पड़ेगी तो इवापरेट हो जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्वभाव है उड़ना, है ना। तो जी अगर हम उसे पानी में ला लेते हैं ना, तो फिर वो उड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो लिक्विड उसमें आ जाती है। तो फिर वो उड़ नहीं पाती है। तो अगर हम डायरेक्ट रोटावेटर चलाएंगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसका परसेंटेज 10-15% ही बचेगा फिर। जी 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 जी, जी। जी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत आकाश मंच जी पर इसमें आने के लिए। हमारे वैज्ञानिक भाई जुड़े रहते हैं, सभी वैज्ञानिक जुड़े हैं अपने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के। बहुत चूंकि समय बढ़िया। कम है, जी कई लोग रहने कर रहे हैं। मैं सीधा अपने हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर किशोर दुबे जी, बस मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और संवाद करके, और डॉक्टर साहब ही आभार करके आकाश जी का, और आकाश जी विदा लेंगे। डॉक्टर किशोर दुबे जी अनम्यूट कर लें। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी।
धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज का सत्र जो चौरसिया सर ने बताया वो बहुत ही अच्छा रहा है और निश्चित रूप से इनका पूरा समय प्रैक्टिकल करके, रिसर्च करके और अपने अनुभव आधारित सारी चीजें किया है। काफी दिनों से इनकी चर्चा थी भी और आज हम लोगों को इनकी बात सुनने का मौका मिला, इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार। और बस मैं, क्योंकि इनके पास समय कम है और इनके बच्चे जो है अभी इंतजार कर रहे हैं जो प्रशिक्षण लेने इनके वहां गए हैं, जैसा कि मुझे भी मालूम है कि ये काफी प्रशिक्षण इनके वहां होता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा चौरसिया जी से कि कभी कभी समय अगर मिले तो जैसे आपने आज केवल एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिस पर अभी चर्चाएं होनी है, जैसा कि कई लोग आपके वहां जाकर के 4 लेयर फार्मिंग का वो सब सीखे हैं, तो कभी कभी अगर मौका मिले तो निश्चित रूप से 10-5 मिनट के लिए आप जुड़ जाएं इनमें, और जुड़ने के बाद अपनी बात को, एक एक बात को जो है बताते जाएंगे तो काफी लोग समझ लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय भाई जी, आप पढ़ा सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और लगातार चल रहा है। एक बार एक आयोजन करेंगे, उसमें हम पहले से आपको समय ले लेंगे ताकि इस आयोजन में आप सभी रूबरू हो सकें और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद ले सकें। आपकी ये टीम लगातार लगी हुई है, आप उसमें जा सकते हैं। जी आदरणीय, हमारे बीच में अन्य किसान भाई भी हैं। जी आदरणीय प्रणाली मराठे जी। हाँ, मेरी यही इच्छा थी कि हमें पहले से ये समझे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े, क्योंकि ये एक एक दिए से अनेक दिए जलने का काम अच्छी तरह हो जाए, ऐसा ही मेरा विचार था। वो अपने ही बताया पहले से ही, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पहले समझा जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े, यही विचार है। जी बहुत सुंदर सुझाव है आपका। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, तक आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही। जी पहुंच गई है। जी आओ। सदन में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। शायद मेरी आवाज पहुंच रही सर वहां पे? जी आ रही है। आदरणीय, बहुत सुंदर कक्षा रही आज की। जी, बहुत सुंदर योग की कक्षा। और उसके बाद हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय चौरसिया जी ने जो बातें करी, बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब हम विश्व मुक्त खेती की बात करते हैं और धरती के पोषण की बात करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तेरा तुझको अर्पण की व्यवस्था के चलते या प्रकृति की व्यवस्था के चलते जब तक हम खेती करते रहेंगे तब तक धरती हमें देती रहेगी, लेकिन जब हम आक्रांताओं की तरह धरती पे लूट पड़ेंगे, विषैली वस्तुएं धरती में डालेंगे, तो वही चीज हमें धरती लौटाएगी। तो एक लॉ ऑफ रिटर्न है कि जो हम जैसे करेंगे वैसे हम पाएंगे, और जैसे हम चाहते हैं वैसे हम लौटाएंगे, तो हमें अच्छा अच्छा परिणाम मिलता रहेगा। यह मुझे आज की वार्ता से ये बात समझ में आई। और ये संयोगी है कि अभी पिछले सप्ताह डॉक्टर टावरी जी का फोन आया था। उन्होंने बताया था चौरसिया जी के बारे में कि उनके कुछ साथी वहाँ पे जा रहे हैं या गए हैं, और ये संयोगी है कि रंजना दीदी जी ने उन्हें बुलाया। तो ये लगता है कि हमारा जो सोचना, हमारा जो करना है वो बहुत आसपास है। और आज युवा वर्ग ये सोच रहा है कि हम अच्छे से खेती करें, प्रकृति सम्मत खेती करें और प्रकृति सम्मत उत्पादन कर हम स्वस्थ हों। तो ये स्वस्थ परंपरा, जीवन जीने की परंपरा, भोजन उत्पादन की परंपरा कि हमारे एक प्रतिनिधि युवा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं जो आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने स्वस्थ जीवन और योगमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये परंपरा गढ़ी है।
साथ में मैं आदरणीय सभी सदस्यों को इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश शर्मा जी। हंसी आएगी हाँ स्कूल में हुए छोटे छोटे। जी भैया, अब आज के युवा कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण विषय पे आदरणीय आकाश चौरसिया जी ने मार्गदर्शन दिया है, और वो उनके व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हम सब अपना मैसेज डाल सकते हैं और डाल करके उनसे जो है हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो देते रहते हैं, जो भी जानकारी है हम सब लेते रहेंगे। और रंजना जी जुड़ गई हैं। मैं रंजना जी को चाहूँगा कि आज के युवा कार्यक्रम में सभी का सदन का आभार करें, क्योंकि आपने जो है आकाश जी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने आपका निवेदन स्वीकार किया। उनके समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपने प्रयास किया, अपना प्रयास आप करते रहते हैं। इसी प्रकार से सदन के सभी भाई बहन, अगर हम इस युवा कार्यक्रम में अन्य किसानों को महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के उद्देश्य से, ये जन कल्याण का उद्देश्य है, हमारा समाज जो है सुधारना है हमें। जैसा हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बताया, हमें मिट्टी सुधारना पड़ेगी। मिट्टी सुधरेगी जब हमारी विचारधारा सुधरेगी। किसान की विचारधारा अगर सुधर गई तो ये देश सुधर जाएगा। इसलिए उनकी विचारधारा सुधारने के लिए अन्य किसानों को जोड़ना पड़ेगा हमें। तो ऐसा एक पुरुषार्थ का काम करिएगा। प्रतिदिन कोई किसान से संवाद करके इस कार्यक्रम में इसकी लिंक दे करके इस कार्यक्रम में जोड़ें, और वो किसान अन्य को जोड़ते रहेंगे तो हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है इसकी जानकारी अन्य लोगों को पहुंचती रहेगी। क्योंकि किसान जब तक अन्य प्राकृतिक जैविक नहीं उगाएगा तब तक हमारे खान पान में जो है जहरीला केमिकल युक्त भोजन ही आता रहेगा। इसलिए किसान की विचारधारा को बदलना है, उनकी समस्याओं का समाधान बताना है। इसके लिए यह उपाय है दैनिक व्यवहार कार्यक्रम जो प्रतिदिन संचालित होता है। इसमें जरूर जोड़िएगा, और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि हम अधिक से अधिक किसानों को जोड़ सकें। लगातार प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं जो जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जोड़िएगा। मैं रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस व्यवहार कार्यक्रम में आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद। और सदन में सभी को मेरा ओम। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आदरणीय बहन रजनी जी पाल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने बहुत बढ़िया क्लास ली। उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ आज मेरी आवाज आ रही है? और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आकाश चौरसिया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उनका आज मार्गदर्शन पूरे सदन को मिला। ऐसे ही हमें निरंतरता से कार्य करना है और इस मंच पर सभी को मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करना है। और किसानों का हमारा उद्देश्य एक ही है। आदरणीय पवन कुमार सर के नेतृत्व में चल रहा ये मिशन हमें आगे ले जाना है। तो बहुत आज सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त की हुई। आदरणीय मुन्नेलाल भाई साहब और बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय धर्मवीर जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय त्रिपति जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, आदरणीय PFSP प्रभारी जी, आदरणीय प्रभात तपलियाल जी, आदरणीय बहन आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि
आकाश चौरसिया जी, हमारे योग शिक्षिका रजनी पाल जी और आदरणीय पवन कुमार सर और अन्य साथी लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में मिलते हैं, योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के साथ। तब तक सभी को ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। आज की इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे और YouTube चैनल पर PFSP कैपिटल अक्षर में लिखना है और PURI के साथ हम इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और किसी भी दिन के कार्यक्रम को आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। आदरणीय दिनेश भाई साहब, मेरी आवाज आई थी या नहीं? हाँ आई है बहन जी, आई आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है आवाज, सभी को तो आ रही है। जी जी जी, आई है जी, आ रही है। PFSP और क्या? हाँ, PFSP PORI। हाँ, PORI ग्रुप पर लिंक डाल दीजिए। हाँ डाल दियो गणेश जी, आप डाल देना लिंक ग्रुप पर। ये ग्रुप पे लिंक मैंने कई बार डाली है। आप लोग ग्रुप में देखते नहीं हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं या क्या कारण है? ग्रुप में हमने कई बार डाली है लिंक। आप लोग देख करके उसको सब्सक्राइब कर लें और इसको देखें रोज। आप जो बोल रहे हैं वो सारा रिकॉर्डेड है और यह देश के हमारे विभिन्न जगह आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें इसको, दैनिक युगाहार कार्यक्रम को। और एक बात आदरणीय सभी को कि जब हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट का स्पीच रहता है तब सबके वीडियो अगर बन रहे हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी इनके वीडियो चालू रहते हैं और इधर उधर तो ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए कृपया ये थोड़ा सा प्रयास करिए कि ताकि अपना अपना वीडियो बंद करिए तो उद्बोधन सुनने में थोड़ा सा हाँ ये बात सही है जो रंजना जी ने कहा है कि जब हमारा योग होता है तब वीडियो बंद रहते हैं और जब सुनने की बात आती है तब वीडियो खोल करके जो वीडियो हिलते हैं इधर उधर, जिससे मन भटक जाता है। इसलिए जब हमारे चीफ गेस्ट महोदय का उद्बोधन हो उस समय वीडियो बंद रखें और आपका अगर वीडियो चालू है तो आपका वीडियो हिलना नहीं चाहिए। आपका वीडियो हिलेगा तो ध्यान भटकता है। ये निवेदन है कि चलते फिरते में जब आप पैदल चल रहे हैं तो हाथ में है और इस प्रकार का ऐसा हिलता है तो ध्यान उसी वीडियो तरफ जाता है। इसलिए हम अपने वक्ता की बात नहीं सुन पाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि वीडियो बंद रखें या वीडियो स्थिर रहे। धन्यवाद रंजना जी इस सुझाव के लिए। आज विदा लेते हैं और कल फिर सुबह में